गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं लाइक पेड बैच की तरह चीज़ें मिलने वाली हैं। कुछ देखेंगे हम PYQ, डे फर्स्ट है भाई अप्रैल का। और अगर कोई रूट वर्ड आता है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम हो आपका, फिर चाहे SSC का हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC हो या फिर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी हो जहाँ इंग्लिश आती है तो वो ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाना अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं PDF को। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर PDF तो लेना ही पड़ेगा। PDF लेकर के इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको लगती है कि हेल्पफुल आपके लिए तो लाइक तो बनता है भाई, इतना तो कर ही देना आप। ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि चीज़ें आपको रेगुलर बेस में मिल पाए। आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, नो टू रिग्रेशन। ठीक है, देखिए रिग्रेशन का पहले मीनिंग समझिए। रिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का पतन होना, गिरावट होना। क्या होना? गिरावट। यानी नो टू रिग्रेशन, भाई रिग्रेशन की तरफ नहीं, रिग्रेशन की तरफ नहीं बल्कि प्रोग्रेशन की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, इसका सबटाइटल देखिए। डिसएंचमेंट विद नेपाल्स पॉलिटिकल पार्टीज इज एक्सप्लॉइटेड बाय रिएक्शनरीज। क्या कहना चाह रहे हैं? डिसएंचमेंट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट ना रखते हो। ठीक है, एक तरीके से निराश हो। ठीक है, किससे? विद नेपाल पॉलिटिकल पार्टी, की नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा निराशाजनक हो या निराश हो। ठीक है। इज एक्सप्लॉइटेड बाय रिएक्शनरीज, और कैसी जो निराशा जो होती है वो एक्सप्लॉइट कर ली जाती है किसके द्वारा? रिएक्शनरीज के द्वारा, जो वहां पे उसके प्रति ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। समझ में आ गया क्या है इसका एडिटोरियल का मीनिंग? क्योंकि इसमें एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो बदलने वाली है वो मोनार्की में बदलने वाली है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। और एक इसका बैकग्राउंड है नेपाल का, वहाँ 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, मतभेद हैं अभी थोड़े से। और वहाँ पे थोड़ा सा आप जानते ही हो कि उथल पुथल यानी पॉलिटिकल जो है चेंज आ रहा है। अब ये थीम तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब थीम के साथ साथ जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है, ये देखिए आप येलो से हाईलाइटेड कर रखे मैंने ये। और अगले पैराग्राफ में ही देखिए, उसी पैराग्राफ है, पैराग्राफ बड़ा है थोड़ा सा। और ये देखिए लास्ट पैराग्राफ है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है तो इसमें तो नहीं है। कहने का मतलब है लगभग 22-21 समथिंग इसमें वर्ड है। तो ये सारे वर्ड मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप PYQ यानी कोई भी किताब, जैसे कि आप फॉलो करते होंगे, मेरा ख्याल है किरण की बुक है ना, वो उसमें देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड, ये सारे बड़े ही मिलने वाले हैं, आप देखो तो सही। ठीक है, तो इसे एक मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप एक ना एक नोटबुक बनाइए। ठीक है, रजिस्टर बनाइए, तो उसमें क्या करना है आपको, सब नोट करना है, डेली के बेसिस पे रिवाइज करना है मेरे साथ। आप ये अप्रैल, ठीक है, पूरा अप्रैल दीजिए, अप्रैल। और अप्रैल में ये समझिए आप कि बहुत सारे वर्ड आपको बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे, लगभग आपको याद होने लगेंगे। एक महीना दे तो दीजिए। ठीक है, डेडिकेशन के साथ। जैसे पहला वर्ड है रिग्रेशन। रिग्रेशन डिक्लाइन होता है, रिवर्सल होता है, डिटेरियोरेशन होता है, रिट्रीट होता है। रिट्रीट तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। अब सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट सभी कर दिए। ठीक है, डिसएंचमेंट भी पूछा गया, डिस इल्यूजन कह सकते हैं, इल्यूजन काफी बार पूछा गया, और डिसअपॉइंटमेंट ये ध्यान रखना। ठीक है, ये लगभग आपका आता ही है। और दूसरा बात है एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है किसी चीज का शोषण करना, शोषित लग गया है, बात एक ही है। ठीक है, ऑपरेस्ड जिसको हम कहते हैं। और टेकन एडवांटेज, तो देखिए जैसे कि टेकन एडवांटेज ऑफ कह सकते हो या मैनिपुलेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, और अर्सन जो है, अर्सन का मतलब होता है आगजनी। कहने का मतलब है इंसेंडियरिज्म, यानी कि एक तरीके से गुस्सा भड़काना। ठीक है, और आग लगा देना, उस तरीके से फायर रेजिंग हम कह सकते हैं। स्पिरिटेड का मतलब होता है एक तरीके से लीड करना, यानी कि लेड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और चैंपियन या पानियर, ये कई बार रिपीट हुआ है, ये इनिशिएटेड करना। ठीक है, ध्यान रखना। फ्रिंज का मतलब किनारा होता है। ठीक है, और इसको पेरीफेरी बोलते हैं, आउटस्कर्ट बोलते हैं, यानी बाहर के एरिया। ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है जब मैं कोचिंग कर रहा था, यानी कि आउटसाइड। मैं इसको बाहर का एरिया लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं, बाहर का
एरिया। तो सर ने मुझे बताया था एक ऐसे लिखने के लिए, तो मैंने, क्योंकि मेरे टाइम में तो वहाँ पे जो CGL का जो फाइनल टीयर थर्ड होता था उसमें राइटिंग स्किल चेक किया जाता था, तो फिर मैं ऐसे जब लिख रहा था तो आउटस्कर्ट जो मैंने यूज़ किया तो उन्होंने मुझे गलत बताया था कि ये नहीं करना चाहिए। तो तब से वो चीज़ मेरे दिमाग में शेप है, ठीक है, ऐसे याद करना। अच्छा, रिलेगेटेड का मतलब पदावनति होता है, यानी कि एक तरीके से डिमोशन कह सकते हैं, डाउनग्रेड बोल सकते हो, ठीक है। असाइंड, जैसे कि डिमोटेड, ये को यहाँ लिखा हुआ है। सीज अपॉन का मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प लेना, पकड़ लेना, ग्रैस्प इसको कह सकते हैं, या कैपिटलाइज कह सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है आगोश में लेना या गोद लेना, ठीक है, गले मिलना, उस हिसाब से। डिसइल्यूजन का मतलब मोहभंग होना, डिसएंचमेंट हो कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, लेट डाउन या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं एक तरीके से। स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत सहज रूप से, यह स्वतः स्फूर्त का मतलब है सहज रूप से, ठीक है। अनप्लान्ड यानी कि नॉर्मली हो जाने वाला। इंस्टिंक्टिव यानी कि अंदर से सहज रूप से, जैसे कहते हैं ना कोई काम आप ऐसे कर ही देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं। एक मैं साइकिल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, जब शुरुआत में सीख रहे थे तो आपका माइंड में रहता था कि भाई अब मुड़ना है तो मुझे हैंडल को मोड़ना है, ये रहता था ना। लेकिन जब आप सीख गए हो तो आपके साथी दोस्त है वो भी साइकिल चला रहा है, तो आप बात करते हुए चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मोड़ दी साइकिल, है ना, मोड़ पर मोड़ देते हो ना, और पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव, यानी अंदर से सहज रूप से कोई चीज हो जाना, ठीक है, वो चीज। आउटरीच का मतलब गुस्सा, क्रोध होता है, आक्रोश, फ्यूरी बोल सकते हैं, एंगर बोल सकते हैं, इंडिग्नेशन बहुत आता है भाई, रिसेंटमेंट बहुत आता है, ये वर्ड याद रखना है। कल्मिनेशन का मतलब एक तरीके से बहुत ही जिनित पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। क्लाइमैक्स पी कह सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, पिनिकल बोल सकते हो आप, ठीक है। मस्कर का मतलब नरसंहार होता है, स्लॉटर कहते हैं इसको, और कार्नेज कह सकते हैं, जेनोसाइड बहुत बार पूछा गया है, ब्लड बाथ कह सकते हो, ठीक है। और क्रैकडाउन का मतलब कार्रवाई होता है, जैसे कि किसी पे कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई ना, सप्रेशन कह सकते हो, क्लैंप डाउन कह सकते हो, ठीक है, रिप्रेशन कह सकते हो, प्यूनिटिव एक्शंस बोल दीजिए तो ज़्यादा याद रहेगा, दंडात्मक, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गई 14 वर्ड फिर, ठीक है। पहले और इनको मैं हाईलाइट करता हूँ कौन कौन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो पहले तो मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है। और अब बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, बस आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने पर देखना आप क्या क्या होता है। जैसे रिलेटेड मालूम होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा पेपर में आ जाएगा, जैसे डिमोटेड है, ठीक है, और डाउनग्रेड बोल दीजिए, डिग्रेड बात एक ही है। अच्छा, सीज अपॉन का मतलब पकड़ना होता है, या ग्रेस्प कह सकते हो, कैपिटलाइज एम्ब्रेस कह सकते हो, ठीक है, और कैपिटलाइज ऑन भी बोल सकते हो। डिसइल्यूजन का मतलब है आपका डिसएंचमेंट या लेट डाउन या फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, जिससे भी याद रख पाए वो याद कर लें, कहने का मतलब ये है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये आता ही है, इंस्टिंक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है, अन अनप्रीमीडिएटेड, ठीक है। तो अनप्रीमीडिएट शायद ना आप याद कर पाए, भूलें, अनप्लान्ड लिख लो तो ये ज़्यादा बेटर है, इजीपी और आपको याद भी रहेगा। देखो वर्ड हमें याद रहना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड जरूरी नहीं है पेपर में आए, ठीक है। आउटरीच गुस्सा है, पता ही है, फ्यूरी एंगर ये तो पूछा, इंडिग्नेशन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ये मालूम है, चारों वर्ड इजी हैं तो आप याद कर लें। कल्मिनेशन, पीक पॉइंट, कंक्लूजन, पिनिकल, क्लाइमैक्स, ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैस्कर बहुत बार पूछा गया, स्लॉटर बोल सकते, जेनोसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो याद रखें। क्रैकडाउन का मतलब कानूनी कार्रवाई होता है, ठीक है। प्यूनिटिव एक्शंस ध्यान रखें बस। चलो भाई, पहले मैं पहन लेता हूँ। ब्लैक इसका मतलब प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, और रिकॉइल बोल सकते हो, रिसिस्टेंस बोल सकते हो, रिपरकशन, ये प्रभाव, रिपरकशन का मतलब प्रभाव होता है, प्रतिघात प्रभाव, बात है ये प्रभाव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलिएशन बदला एक तरीके से, रिटेलिएशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा है अबंडन का मतलब गिव अप करना होता है, तो डिजर्टेड, फॉरसेकन, डिस्कार्टेड, लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, ये तीनों ही बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है। फिट का मतलब भाग्य नीति होता है, ठीक है, फेट का मतलब, और डेस्टिनी बोल सकते हो, फॉर्चून, प्री डेस्टिनेशन बोल सकते हो। यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मति होता है, एग्रीड इसको कहते हैं, अनडिस्प्यूटेड बोल सकते हैं आप, ठीक है। इटीरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, कह सकते हैं, ठीक है। वर्शन बोल सकते हो, रिकरेंस बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का होना। अच्छा, साइकिल समझते हैं, कोई चीज़ गोल फॉर्म में है, वो चीज़ होती रह रही है तो उसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है। प्रोमलगेट का मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज़ को, या हम कह सकते हैं प्रचार करना, घोषित करना, उस वाली सेंस में होता है। अनाउंस कह सकते हैं, प्रोक्लेम्ड बोल सकते हो, डिक्लेयर्ड बोल सकते हो आप। अच्छा, प्लॉज का मतलब पीड़ित होना, सताया हुआ कोई व्यक्ति है वो चीज़, यानी, ठीक है। ट्रबल्ड, टॉर्मेंट याद रखना, अफ्लिक्टेड याद रखना, हरास्ड याद रखना, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब
देख कहने का मतलब है जो जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं फिर से वो कर देता हूँ आपको हाईलाइट, ताकि आप चीज़ें याद रख पाएँ। ठीक है, तो मैं आई टेक हाइलाइटर, रिपरकशन और रिटेलिएशन, ये ध्यान रखना। अबंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेजर्टेड है, फॉरसेकन, डिस्कार्टेड, ये वाले वर्ड याद रखना, फेटे, फॉर्च्यून, डेस्टिनी। ठीक है, और नहीं बस इननिमस का मतलब होता है एग्रीड, अनडिस्प्यूटेड, यूनाइटेड। ठीक है, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन एक तरीके से, वर्जन, रिकरेंस, ये याद मत रखना, रिकरेंस और साइकिल याद रखेगा। प्रोमलगेट का मतलब कई बार आया हुआ है, ये अनाउंस होता है, डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, अब फ्लैग्ड का मतलब ट्रबल्ड है, टॉर्मेंट, अफ्लिक्टेड है, हरास्ड है, ये सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि जैसे कि मैं आई टेक अ पेन, ठीक है, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये सही है। जैसे कि मैंने समथिंग आज 21 वर्ड बताए, 21 में से आपको यार 16 से 17 के बीच में तो पता ही होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है, मैं इधर वाले वर्ड काउंट कर रहा हूँ, ये वाले काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये तो अलग सेंस में है। ठीक है, कहने सेंस में अलग नहीं, कहने का मतलब ये है कि भाई ये पता होना चाहिए कम से कम ये वाले, तभी तो ये याद कर पाओगे, है ना। तो उस वाले सेंस में अगर आप याद कर लेते हैं तो बेहतर है, नोटबुक बनाइए। देखिए मैं अपनी नोटबुक दिखाऊं तो कई सारी नोटबुक मेरी रजिस्टर भर गए हैं, न्यूज़पेपर से मैं भर भर के याद किए हैं। ठीक है, लेकिन भूलता भी बहुत था, रियली बताऊं। ऐसे ही मुझे लगता है आप भी भूलते होगे। ठीक है, तो कोई बात परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसे जरूर याद करें, आप रिवीजन करें। ठीक है भाई, अब चलते हैं PYQ पे। कुछ PYQ है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ये तो कई बार शायद मैंने पूछ लिया है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या करूं, बार बार पूछे जाते हैं वही वर्ड है, तो ऐसा तो है नहीं। आप 1000 याद तो कीजिए, देखो आपको कितनी सारी चीज़ों मालूम पड़ जाए। ठीक है, फिर देखना आप। तो समझिए कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, कि एटमोलॉजी और एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रूट वर्ड जो आया वो आया लॉजी। ठीक है, तो मैं इसे पहले हटाता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब भी आपके पास लॉजी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, लॉजी, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, पढ़ाई करना। ठीक है, अब लॉजी लॉजी समझ में आ गया सारे वर्ड। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या है। पहला है एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी शब्द, ठीक है, शब्द विज्ञान कहते हैं हिंदी में वैसे तो, शब्द विज्ञान, यानी कि टू स्टडी ऑफ एनी वर्ड, किसी भी शब्द का अध्ययन करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दोबारा से लिखता हूँ, स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स। ठीक है, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है भाई, समझने की कोशिश करना। ये लॉजी तो अध्ययन हो गया, और एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब है कि, सॉरी एटिमोलॉजी कर रहा हूँ, एंटोमोलॉजी। एंट जब भी आया ध्यान रखना वो कीट से है, कीड़े से है। ठीक है, और उसको वो हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। ठीक है, अगर इसे कीट विज्ञान बोलेंगे तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं क्या हो जाएगा, यानी कि इंसेक्ट साइंस बोल सकते हो आप। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, इंसेक्टोलॉजी भी कह सकते हो आप, सेक्टोलॉजी। ठीक है, इंसेक्टोलॉजी हो गया, समझ में आ गया ना, कीट विज्ञान, यहाँ पे किसी भी कीड़े की या किसी से संबंधित स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं। इको और लॉजी, इकोलॉजी क्या होता है बेटा, इकोलॉजी की बात है कि उसे बोलते हैं पर्यावरण। इको का मतलब पर्यावरण होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान बोल दीजिए, पर्यावरण अध्ययन बोल दीजिए। ठीक है, बात एक ही है। और इसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस भी कम है, जल्दी करना है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो, जैसे कोई बेबी है उसका अभी जन्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है, बायो, अगर आपने पढ़ी होगी तो भ्रूण पढ़ा होगा। ठीक है, भ्रूण विज्ञान बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भ्रूण विज्ञान, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियोज इतना लिख लो काफी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। चलो लिख ही देता हूँ, स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। अब बात करोगे तुम इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा, एंटेमोलॉजी, क्योंकि किसकी बात हो रही है, इंसेक्ट की, तो कीट विज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया।
अच्छा, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम, जो मनी और टाइम को बहुत ही केयरफुल तरीके से स्पेंड करता है, खर्च करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल समझते हैं? पंक्चुअल का मतलब है एक जो समय से काम करता हो, समयनिष्ठ हो, समयनिष्ठ कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, हमेशा समय के अनुसार, समय का पाबंद होना, ऑन टाइम, यानी कि टाइमली कह सकते हो, ऑन टाइम या टाइमली, ठीक है, या ऑन टाइम कोई काम करता है उसको बोलते हैं पंक्चुअल। इकोनॉमिकल, यानी कि देखो आपने बाइक चलाई है या कार चलाई तो उसकी जो मीटर होता है उस पर लिखा होता है इकोनॉमिकल, ठीक है, उसी हिसाब से, यानी कि इतने चलाओगे तो क्या कम खर्चा होगा पेट्रोल का, आपके डीजल का, ये लिखा रहता है, वहीं से याद रखना है आप। यानी कि मित व्यय, इसकी शुद्ध हिंदी की बात करोगे तो क्या होता है? मित व्यय, व्यय का मतलब खर्चा करने वाला, ठीक है, यानी कि जो कम खर्चा करता हो, ठीक है, केयरफुल हो इसके बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसके अब मैं बात करूं इसका सिनोनिम्स की तो क्या हो जाएंगे? थ्रिफ्टी कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, और फ्रूगल, ना, कंजूसी से है ये। अच्छा, और मेजरली, मेजरली का मतलब एक तरीके से कंजूसी से है, कंजूसी ये थोड़ा ज़्यादा है, सिनोनिम ही है एक तरीके से उसका, ठीक है, या फिर हम मीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और एक वर्ड और होता है स्टिंजी, पता है? नहीं, ठीक है, याद कर लेना अगर नहीं पता हो तो। कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव का मतलब होता है एक तरीके से जो वो बहुत ज़्यादा वो करता हो, कैलकुलेशन करता हो, और एक तरीके से गणनात्मक हो या चतुर हो। अगर इंसान को हम बोलेंगे कि बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हो, सोच समझ के चलने वाला है, चतुर है उसी हिसाब से, ठीक है, और गुणात्मक कह सकते हो या गणनात्मक, ठीक, मैं लिख देता हूँ, गण गणनात्मक, ठीक है, ठीक है, और गणनात्मक स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, और अगर आप मैं आंसर की बात करूं तो जो पंक्चुअल होता है वो इकोनॉमिकली होगा, सॉरी, केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी एंड टाइम, तो थ्रिफ्टी एंड फ्रूगल, ठीक है, याद रखना। क्लियर है? माई जल्दी मत लगा देना, ये कंजूस होता है, ये मतलब केयरफुल नहीं होता, वो ये करेगा ही नहीं। माई जल्दी का मतलब कंजूस है, मतलब वो जैसे मान लीजिए अभी फीस पे करनी तो कहना नहीं अभी नहीं कर रहे, वो फिर बाद में टालने की कोशिश करे। इकोनॉमिकल मतलब देना तो है ही है भाई, लेकिन और खर्चे मत करो भाई, ठीक है, पार्टी वगैरह पर, लेकिन ये फीस पे कर दो उस हिसाब से, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग, मेमोराइजिंग बर्ड फॉर बर्ड, यानी कि बर्ड फॉर बर्ड का मतलब समझते हैं एकदम डिट्टो, एकदम हूबहू, एग्जैक्टली वैसे बर्ड मेमोराइज करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं? बर्बिटिम, ठीक है, बर्बिटिम का मतलब शब्द हा होता है इसका, ये मैंने ऐसे ही याद किया अभी, ठीक है, शब्द शाह कह सकते हैं, ठीक है, बर्ड फॉर इसका मतलब ही होता है बर्ड फॉर बर्ड, यानी कि ये कहते हैं ना, ये रट्टू होता है, एक शब्द शब्द याद कर लेता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, उस वाले सेंस में। बरबूज का मतलब क्या था? बरबूज का कहने का मतलब, बरबूज यानी बोलने चाहिए लेकिन जहाँ शब्दों का ज्यादा यूज होता हो, यानी कि ये कह सकते हैं शब्द बहुल, शब्द बहुल, या मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो लॉन्ग विंडेड कह सकते हैं, या मोर बर्ड, ठीक है, या फिर मोर बर्ड्स। बर्बिएज का मतलब क्या है? शब्द भंडार, यानी कि बर्बिएज, ठीक है, इसको क्या है? शब्द भंडार होता है एक तरीके से, शब्द, ठीक है, शब्द भंडार, यानी एक्सेसिव वर्ड जिसको हम कह सकते हैं। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, बर्बिएज जब भी आए तो एक्सेसिव के लिए आता है, ठीक है, एक्सेसिव वर्ड्स, ठीक है, और बर्बिलिज्म, बर्बिलिज्म का मतलब एक ओरल, ठीक है, ओरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसको अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बर्बिटिज्म हो जाएगा, शब्द एंड बर्ड फॉर बर्ड, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच वर्ड कैन नॉट बी कैप्चर, कौन विच, डेट विच कैन नॉट बी कैप्चर, जिसको हम पकड़ ना सके उसे हम क्या बोल सकते हैं? चलो भाई पहले लेते हैं। अनब्रेकेबल क्या होता है? जिसको हम अन मतलब नहीं, ब्रेकेबल मतलब जो तोड़ा जा सके, जो नहीं तोड़ा जा सके उसको बोले अनग्रेप, यानी कि जो टूट ना सके, और इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? अटूट, ठीक है, अटूट ही बोलेंगे, ठीक है, और अटूट होगा तो स्ट्रांग होगा। अनग्रिपल,
अन का मतलब नहीं, ग्रिपल मतलब पकड़ना, जिसे हम पकड़ ना सकें, ठीक है। अनग्रिपल का मतलब जिसे हम पकड़ ना सकें, या तो क्या बोलेंगे, जिसे पकड़ा ना जा सके, ऐसे ही लो, जिसे पकड़ा ना जा सके, ठीक है। यानी डिफिकल्ट टू होल्ड कह दो, सिंपल सी बात, डिफिकल्ट टू होल्ड। इनप्रेग्नेबल, इनप्रेग्नेबल का मतलब जिसमें भेद ना कर सके, क्या ना कर सके, भेद, यानी कि जिसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सके, ठीक है। और जिसको हम मतलब पकड़ भी नहीं सके, अभेद्य जिसको हम बोलते हैं, अभेद्य, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखा जाएगा, अभेद्य, ठीक है। और इनविंसिबल कह सकते हैं तरीके से, इनविंसिबल। और क्या बोल सकते हैं, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल बोल सकते हैं, जिसे हम जीत ना सके, इसको पकड़ ना सके, हाँ ठीक बोल सकते हैं, अनकॉन्करेबल, सी अनकॉन्करेबल, क्यू, कहाँ दूर लग गया, ये QUERABLE, अनकॉन्करेबल, ठीक है, ध्यान देना, कॉन्करेबल, कर रेबल, ठीक है। अच्छा, और स्लिपरी मतलब फिसलन वाला होता है, जो फिसलता हो, फिसलन भरा, फिसलन भरा, ठीक है, यानी कि स्मूथ बोल दीजिए, ठीक है। और आंसर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अनप्रेग्नेबल, अभेद्य जिसको हम जीत ना सके, इसको हम पकड़ ना सके, उसको हम अनप्रेग्नेबल बोलते हैं। वन हु ब्रेक द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ को, रूल को तोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, एग्रेसर। एग्रेसर का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एग्रेसर बोलते हैं जो बहुत एग्रेसिव होता है, जो बहुत लड़ाकू होता है, ठीक है। लड़ाकू होगा तो क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, आक्रमणकारी, ठीक है, यानी कि अटैकर। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता, ठीक है, यानी कि लीडर, ठीक है। ट्रांसग्रेसर, भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं नोएडा में था और मैंने एक रूल को तोड़ दिया था, मेरा चालान कट गया था, बाइक से था मैं, तो ये वर्ड उसी समय सर ने बताया, तो मुझे ध्यान है, ठीक है। और ट्रांसग्रेसर यानी कि जो उल्लंघन करता हो रूल को और रूल को तोड़ता हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि छोटा सा अपराधी कह सकते हैं, ठीक है, नियम को तोड़ने वाला, नियम को तोड़ने वाला, ठीक है। तो छोटा सा कल्प्रिट, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, वायलेटर बोल सकते हैं, VIOLLATER, ठीक है, TOR होना चाहिए, वायलेटर, ठीक है, TOR, वायलेटर। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला, पैदल यात्री है, ठीक है, पैदल चलने वाला या पैदल यात्री बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पैदल चलेगा तो पैदल वॉकर हो जाएगा, ठीक है। और भाई हाँ, तो जो रूल को तोड़ता हो तो उसे क्या बोल देंगे, एग्रेसर ही बोलेंगे भाई, ठीक है, सिर्फ साफ 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 लिख रखा है मैंने यहाँ पे। भाई ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें आप इसे। और अगर वीडियो आपको लगी हो, हेल्पफुल है, कल मैंने ना ईडियम्स भी डाले थे, अगर आपको लगता है कि वो ईडियम्स मैं कंटिन्यू करूँ तो मुझे बता देना, दो एक चीज़ें और कंटिन्यू कर दूंगा, अगर कोई आपकी डिमांड है, ठीक है, आप चाहते हैं कि सर ये भी करो ना, तो मैं करता जाऊँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए, और मेरा क्या है, मेरी तो नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी फ़ायदा ही है, लेकिन फ़ायदा तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मेहनत काफ़ी लग जाती है, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए लाइक से, शेयर से एंड सब्सक्राइब से, ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर एक तरीके से ये समझिए कि मज़े आ जाएंगे, ठीक है। नो टू रिग्रेशन, मतलब कोई रिग्रेशन नहीं है, कोई पीछे की ओर नहीं जा रहे हम, ठीक है, कोई गिरावट नहीं है, यानी गिरावट की ओर नहीं, कहने का मतलब है गिरावट की ओर नहीं, नहीं पतन नहीं, सीधे सीधे वाले को पतन नहीं, ठीक है। डिसएंचमेंट बताया था मैंने, निराशा, यानी कि विद नेपाल से पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, निराशा है, इज एक्सप्लॉइटेड, और इसे एक्सप्लॉइट किया जाता है रिएक्शनरीज के द्वारा, और जो रिएक्शन देते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उसका लाभ उठाया जाता है एक तरीके से। द वायलेंट प्रोटेस्ट इन काठमांडू, काठमांडू में राजधानी है इसकी नेपाल की, तो काठमांडू में प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे, ठीक है, कब हुए, फ्राइडे, और फ्राइडे है दिन, दिन से पहले, दिन है तारीख है, इससे पहले क्या आता है, ऑन प्रपोजिशन आती है, ठीक है। आगे देखिए,
विच लेफ्ट टू डेड, जिसमें 2 भाई मृत हो गए, डजन्स इंजर्ड, और बहुत सारे लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। डजन्स मतलब दर्जनों, ठीक है, ये रहा यहाँ टेक है। दर्जनों लोग क्या हुए, मतलब 12 ऐसे होते हैं ना, उसे दर्जनों बोलते हैं। तो दर्जनों लोग क्या हुए, डजन्स इंजर्ड हो गए, यानी कि घायल हो गए। स अर्सन, यानी कि अर्सन देखी गई, एक लूटपाट, एक तरीके से आग जला देना, ठीक है, वो चीज। और लूटिंग मतलब लूटपाट होता है, तो लूटिंग भी देखी गई। बर स्पेयर हेडेड उसका नेतृत्व किया जा रहा था बाई फ्रिंज पॉलिटिकल फोर्सेस, यानी कि जो बाहरी एक तरीके से पॉलिटिकल फोर्सेस है उनके द्वारा उसका जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका नेतृत्व किया जा रहा था बाहरी पॉलिटिकल फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। फोर्सेस का मतलब क्या होता है, शक्ति, ताकत होता है। एज द राष्ट्रीय, जिसका नाम क्या है, रॉयलिस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, यानी कि रॉयलिस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था। कब, फ्राइडे के दिन काठमांडू में जो वायलेंट हुए थे ना, वायलेशन हुआ था उसका, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको थीम बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए। दो का मतलब होता है हालांकि। लॉन्ग रिलेगेट टू द पॉलिटिकल मार्जिन, द रॉयलिस्ट कैंप हैज मैनेज टू सीज अपॉन ग्राउलिंग डिसइल्यूजनमेंट विद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो क्या कहता है कि लंबे समय से जो पदावनति हो रही थी एक तरीके से पॉलिटिकल मार्जिन में, ठीक है, रॉयलिस्ट कैंप हैज मैनेज्ड, उसने मैनेज किया, सीज अपॉन मतलब पकड़ने में, ग्राउलिंग, ठीक है, ग्राउनिंग डिसइल्यूजन, नहीं सॉरी ग्रोनिंग है, ग्रोनिंग का मतलब बढ़ना। तो डिसइल्यूजन उसने क्या किया, रॉयलिस्ट जो पार्टी है उसने उस चीज का फायदा उठाया, डिसइल्यूजन का, निराशा का, विद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उसका उन्होंने वो मोह भंग कर दिया, ठीक है, और मार्च निकाले, ठीक है, प्रोटेस्ट किया और उसका फायदा उठा लिया, ठीक है। इसलिए रिएक्शनरीज लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोइटेड बाय रिएक्शनरीज। आगे लिखिए, देखिए द सीरीज ऑफ प्रो मार्किस्ट, ठीक है, सीरीज जो है प्रो मार्किस्ट रैलीज डेमोन्स्ट्रेटेड हैव बीन ड्राइंग क्राउड्स अक्रॉस काठमांडू एंड अदर सिटीज, ठीक है। प्रो मोनार्किस्ट, यानी कि जो पहले मोनार्किस्ट राजा राजानी का तंत्र होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने रैली निकाली, डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, और ड्राइंग क्राउड्स, और एक क्राउड्स बहुत लंबी भीड़ निकाली इन्होंने अक्रॉस काठमांडू, काठमांडू की ओर, ठीक है, या काठमांडू के आसपास, और अदर सिटीज में भी उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और भीड़ निकाली। सिग्नलिंग, और सिग्नल दिया, एंड अंडर करंट डिस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द पब्लिक विच इज सरप्राइजिंग एंड कंसर्निंग, कि सिग्नल दे रहे हैं भाई, अंडर करंट जो डिससेटिस्फैक्शन है, असंतोष है किसमें, विद रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है, इंस्टीट्यूशन अभी है, एक सरकार है, उससे क्या है उनका डिसइल्यूजन है, डिससेटिस्फैक्शन है, विच इज सरप्राइजिंग, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, एंड कंसर्निंग, चिंताजनक विषय है भी, ठीक है, क्योंकि सरकार के प्रति क्या है इनका असंतोष है। नियरली 2 डिकेड अगो, अगर हम बात करें लगभग 20 साल पहले, डिकेड का मतलब 10 साल होता है, 20 साल पहले लगभग नेपाल में डिसीसिव ब्रेक किया उसने फ्रॉम मोनार्की से, एन इंस्टीट्यूशन दैट, एक इंस्टीट्यूशन दैट हैज शेप्ड इट्स आइडेंटिटी ओवर 240 ईयर्स। एक इंस्टीट्यूशन है, पहले राजा रानी का तंत्र था वहाँ पे, यानी कि राजा हुआ करता था, अथॉरिटी उसके पास, ठीक है, और उसने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है 240 वर्ष की, एक इमेज है, एक पहचान है, ठीक है। दिस वॉज नीदर, ठीक है, दिस वॉज नीदर मोमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस आउटरीच, ये कोई ऐसा नहीं है सहज रूप से, स्पॉन्टेनियस मतलब सहज रूप से क्या हो गई, गुस्सा भड़क गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। नॉर कैजुअल शिफ्ट, और ना ही ये कैजुअली शिफ्ट हुआ है, ठीक है, किससे, डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बट कल्मिनेशन, ये कल्मिनेशन है, एक पीक है, चरम बिंदु है, ऑफ द ईयर डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब असंतोष का, कि भाई असंतोष पहले से ही चला आ रहा है, उसका क्या है, डिसकंटेंट है। द टर्निंग पॉइंट केम विद रॉयल मास्कर, की टर्निंग पॉइंट तो तब आया रॉयल मास्कर हुआ, यानी कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। और आप देखिए कहाँ पे हुआ, नारायण हिती पैलेस इन जून 2001, नारायण हिती पैलेस है, ठीक है, भवन है वहाँ पे 2021 में हुआ, तब से ये टर्निंग पॉइंट आया वो किसका, डिसकंटेंट का आया हुआ है। विच इरेपरेबली, जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते उसे रेपरेबल बोल सकते हैं, ठीक है, डैमेज मोनार्की इमेज, इससे क्या हुआ, मोनार्की इमेज बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई। विद वैन ज्ञानेंद्र शाह असेंड द थ्रोन, जब ज्ञानेंद्र शाह ने थ्रोन पकड़ा या राजा बने, आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की मृत्यु के बाद, ठीक है,
ही अटेम्प्ट, उसने कोशिश की, रीअसर्ट एब्सोल्यूट अथॉरिटी, रिटर्न नेपाल टू प्री 1990 पॉलिटिकल ऑर्डर्स, कि भाई उसने पूरी कोशिश की एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, नेपाल में रिटर्न होके आए, ठीक है, जो 1990 से पॉलिटिकल ऑर्डर थे ना, यानी कि राजा रानी एक तरीके से कह सकते हो तंत्र, तो वैसा ही वो कोशिश की इन्होंने। His power grab and crackdown on democratic forces triggered the blacklist, और हिज पावर ग्रैब मतलब पकड़ना, क्रैकडाउन मतलब कानून कार्रवाई करना, ऑन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस थे उस पर उन्होंने क्या की, कानूनी कार्रवाई की, ठीक है, ज्ञानेंद्र शाह ने। ट्रिगर ट्रिगर मतलब फिर शुरू हो गया एक ब्लैक लिस्ट, जो कि एक मतलब कैसे नहीं, काला तंत्र एक तरीके से, या फिर जिसको हम बुराई करते हैं, बुरा हो, आलोचनात्मक आलोचनाएं शुरू हो गई एक तरीके से, क्योंकि डेमोक्रेसी तो हर कोई पसंद करता है, ठीक है। द टाइड, जब आप सुन रहे हो मेरी बात तब भी आपको बुरी लग रही होगी, डेमोक्रेसी जरूरी है, ये लग रहा है नहीं लग रहा है, वही वाली चीज। टाइड टर्न indefinitely when the Maoist rebel abandoned an armed struggle to join the mainstream democracy forces प्रोसेस की टाइड, यानी कि एक उथल पुथल, एक तरीके से ज्वार भाटा आता है ना, उसको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही एक बड़े पैमाने पे ज्वार आना। टर्न इनडेफिनेटली, वही उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया जब मॉइस्ट आते होते ना माओवादी लोग, उन्होंने अबंडन कर दिया, गिव अप कर दिया आर्म स्ट्रगल को, वही गिव अप कर दिया और ज्वाइन कर लिया मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक फोर्स प्रोसेस को। मतलब उन्होंने भी, जो माओवादी लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया डेमोक्रेसी को, ठीक है। देयर इंटीग्रेशन, उनका मिलना, ठीक है, अलॉन्ग विद द विड्रोवल ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, और उनका मिलना यानी अबंडन करना एक तरीके से, ठीक है, आर्म फोर्सेस का, माओवादी वाले लोगों का, और सपोर्ट करना किसको, सॉरी, विड्रोवल ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, और इंटरनेशनल सपोर्ट यानी कि बाहर का जो दूसरे देश का सपोर्ट होता है वो निकलना। वो भाई जब राजा रानी का तंत्र होगा, मोनार्की होगा, तो फिर वो क्यों सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। पर्टिकुलरली इंडिया, यानी विशेष तौर पर इंडिया ने हाथ खींच लिया पीछे, फॉर क्यों, फॉर मोनार्की शील्ड द इंस्टीट्यूशन द फेट, और इंस्टीट्यूशन का जो फेट था, भाग्य था, उसने क्या किया, शील्ड कर लिया, भाई जब्त कर लिया एक तरीके से। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए जब भी आए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखना है, ठीक है, कि भाई डेमोक्रेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फॉर्म्ड इन 2008, फिर वो 2008 में फॉर्म की गई, पास्ड नियर यूनानिमसली, लगभग यूनानिमसली सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया गया, डिक्लेयर नेपाल टू बी ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर क्या हुआ, एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसे घोषित किया गया नेपाल को, मतलब जहां पर एक कानून हो, जहां पर एक संविधान हो। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, द पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी विच इंक्लूड टू iterations of constitution assembly before constitution was promulgated in 2015, Nepal has remained a constitutional republic। क्या हुआ, डेस्पाइट इसके बावजूद भी पॉलिटिकल वॉलिडिटी यानी कि पॉलिटिकल में अस्थिरता होना, विच इंक्लूड जिसमें थी इटरेशन ऑफ सीए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वॉर प्रोमोलगेट, कि 2015 में भी इसे प्रोमोलगेट किया गया, इसको बढ़ाया गया, घोषित किया गया, यानी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आया था वहाँ पे ही। ये क्या, नेपाल हैज रिमेन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक, और फिर इसके बाद क्या हुआ, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक रहा 2015 के बाद, सही भी बात है। सिंस 2018 की बात करें, 2008 पावर हैज प्राइमरली ऑल्टरनेटेड अमंग नेपाली कांग्रेस, पावर इधर से उधर हो रही थी, कभी सरकार नेपाली कांग्रेस की थी, ठीक है, विच हैज लेड द फाइट फॉर डेमोक्रेसी, जिसने फाइट करी थी डेमोक्रेसी के लिए, सिंस फॉल ऑफ राणा रिजीम, जब से राणा रिजीम, राणा एक कोई व्यक्ति होगा वहाँ का राजा, तो उनका जब रिजीम या शासन जब गिरा, तब से हमेशा किसकी बात की है कांग्रेस ने, डेमोक्रेसी की बात की है, ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, द लार्जेस्ट ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट की पार्टी है, एंड फॉर्मर माओइस्ट रिबेल्स, और इसके जो व्यक्ति थे वो पहले क्या थे, एक तरीके से माओवादी थे पहले, ठीक है, विद्रोह करने वाले थे, माओस्ट फॉर्मर माओस्ट रिबेल्स थे वो। हाउएवर क्रॉनिक इनस्टेबिलिटी, क्रॉनिक मतलब पुरानी, इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, अपॉर्चुनिटी अलायंस की, अपॉर्चुनिटी अलायंस, पुअर गवर्नेंस और सेल्फ सर्विंग लीडरशिप है प्लेस्ड द सिस्टम, प्लेस्ड मतलब ग्रसित कर दिया सिस्टम को, कि अलायंस करना, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस लेना, ठीक है, अनस्टेबिलिटी होना, बेकार गवर्नेंस होना एकदम से, ठीक है, सेल्फ सर्विंग अपने लिए सर्विंग करना, लीडरशिप, तो इन सारी चीजों ने क्या किया, प्लेग्ड कर दिया किस चीज को, सिस्टम को, वहां के तंत्र को, ठीक है, लोकतंत्र को। होप सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड जस्टिस
हैव लार्जली गोन अनफुलफिल्ड, कि भाई कि सीए कुछ करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुछ करेगी, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जस्टिस न्याय है, और लार्जली गोन अनफुलफिल्ड, ये सारी चीजें क्या हुई, अनफुलफिल्ड हुई, मतलब वो पूरी नहीं हुई। आगे देखिए, इवन सो मोस्ट नेपालीज रिमेन्स एक्विटली अवेयर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड इनजस्टिस दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनार्की इरा, कि बहुत सारे जो नेपालीज लोग थे वो जानते थे, वो कैसे रहे, अवेयर रहे, जानकार रहे अथॉरिटेरियनिज्म की एक तंत्र जो होता है, ठीक है, जिसमें इनजस्टिस हो जाता है और उसका कैरेक्टर होता है मोनार्की का। मोनार्की के कैरेक्टर क्या है, इनजस्टिस, एक तरीके से कहीं ना कहीं गड़बड़ होना, अपनी मर्जी चलाना, ठीक है, इस चीज से लोग वहाँ के अवेयर रहे। द रिसेंट सर्ज प्रो मोनार्की सेंटिमेंट इज रिग्रेसिव रिस्पॉन्स टू डेमोक्रेटिक इल्यूजनमेंट, कि भाई अभी जो सर्ज हुआ है, जो बढ़ोतरी है प्रो मोनार्की, यानी कि प्रो मोनार्की सेंटिमेंट इज रिग्रेसिव, जो क्या है, रिग्रेसिव, पूरा पतन हो रहा है, रेस्पॉन्स टू डेमोक्रेटिक इल्यूजनमेंट, इसलिए लोगों में एक डेमोक्रेटिक के प्रति क्या है, इल्यूजन, डिसइल्यूजन भर रहा है, मेरे भ्रम एक तरीके से। गवर्नमेंट मस्ट मूव स्विफ्टली होल्ड अकाउंटेबल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट वायलेंस, कि भाई तेजी से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो रिसेंट वायलेंस के लिए, और इंक्लूडिंग एनी प्ले, आगे देखिए, इंक्लूडिंग एनी रोल प्लेड बाय मिस्टर शाह, और मिस्टर शाह अगर कोई रोल प्ले करते हैं तो उस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। एट द सेम टाइम, इसी समय रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन मस्ट राइज द ओकेजन, इसी समय रूलिंग पार्टी जो भी है और अपोजिशन पार्टी है, ये ओकेजन का फायदा उठाएं तुरंत ही और इसके अगेंस्ट जाए। रिस्टोरिंग पब्लिक फेथ, ताकि पब्लिक फेथ को रिस्टोर किया जा सके, बहाल किया जा सके, डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए एक तरीके से, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए इसके प्रति, मतलब अवेयर रहें सभी, सरकार क्या करें, चाहे अपोजिशन पार्टी के हों या आपके विपक्ष में बैठे हो, सब लोग ध्यान दें इस पर। दिस इज द श्योरेस्ट, यही एक श्योरेस्ट, सबसे पक्का एंटीडोट है, कॉल फॉर मतलब डिमांड का, रिटर्न द मोनार्की, ठीक है, ताकि एक एंटीडोट है कि अगर ये नहीं किया गया तो एंटीडोट भी काम नहीं करेगा, यानी इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट किया मैंने, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, और आई होप सो कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसकी बुक ऐप जरूर पढ़ लेना आप, जब आप बुक ऐप पढ़ोगे, बुक ऐप लिखोगे, तो आपको चीज़ें पेपर में कर पाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको करना क्या, पेपर में करना, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छी हो, पूरा महीना आप मेरे साथ जोड़ोगे, चीज़ें आप प्रिपेयर करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरी किताब लेना, जिसको मैंने ब्लू बुक के नाम से बनाया है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको मतलब एक तरीके से ये समझिए कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, वो रिपीटेड सारी चीज़ें जो है ना, मैंने वहाँ लिख रखी हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी ज़्यादा है नहीं, ई बुक है, 50 रुपये, आप आसानी से खरीद सकते हो, ठीक है, और चीज़ें इंक्लूड होंगी तो फिर मैं आपको शेयर करता जाऊँगा, उसमें चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।